बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को, जिसका नाम है जी जेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट या जेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये साइकोलॉजी का जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें मेन इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या था। इसके अलावा बात करेंगे कि इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके बाद बात करेंगे इसके कंट्रीब्यूटर्स की, इसमें होने वाले क्रिटिसिज्म की, और लास्ट पे हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके ये स्कूल ऑफ थॉट जो था ये स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में आया था, और स्ट्रक्चरलिज्म पे इसने प्रॉपरली इसके जो फाउंडर्स थे उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट पे अटैक करके इसके रिस्पॉन्स में ये स्कूल ऑफ थॉट दिया था। और जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म में आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चरलिज्म को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। आप चाहें तो आप जाकर मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म के बानी थे या स्ट्रक्चरलिज्म के फॉलोअर्स थे, उनका कहना था कि साइकोलॉजी जो है वो माइंड के एलिमेंट्स को स्टडी करने का नाम है, माइंड के कंपोनेंट्स को स्टडी करने का नाम है। ठीक है, उनका कहना यह था कि हम माइंड को एलिमेंट्स में तकसीम कर कर उसको कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, ना कि उसको एज अ होल स्टडी करते हैं। जबकि जो जेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स थे या उसके जो आपके पास फाउंडर्स थे, उनका कहना था कि हम किसी भी चीज़ को जब हम रिसीव करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम उसको एज अ होल रिसीव करते हैं, ना कि उनके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स में। तो इनका यही कहना था कि जो माइंड और बिहेवियर है, साइकोलॉजी के अंदर माइंड और बिहेवियर को भी एज अ होल स्टडी किया जाता है, ना कि उसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम कहीं भी जा रहे होते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर हमने एक टेबल को देखा है तो हम कहेंगे कि ये एक टेबल है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक जो है वो लकड़ी का पीस है और इसके ऊपर जो है वो इसके नीचे जो है वो 4 लेग्स हैं, और इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एज अ होल परसीव करेंगे कि ये एक आपके पास एक टेबल है, और आप इसको एज अ टेबल ही परसीव करेंगे, ना कि मतलब इसके कंपोनेंट्स को परसीव करने बैठ जाएं। जैसे हम एक दरख्त को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ट्री है या एक दरख्त है, ना कि हम ये कहते हैं कि ये पत्ते हैं और ये आपके पास जो है वो रूट है, ये आपके पास स्टैम्प है। ये हम एज अ होल रिसीव करते हैं किसी भी चीज़ को जब हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, इनका भी यही कहना था कि जो साइकोलॉजी है वो उसमें भी हम माइंड और बिहेवियर को एज अ होल स्टडी करते हैं, बजाय उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसको स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि एज अ होल उसको स्टडी किया जाता है। दे बिलीव दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस थिंग इन आइसोलेटेड पीस। हम आइसोलेटेड पीस में इनको स्टडी नहीं करते, बल्कि इनको एक मीनिंगफुल और इंटैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक, जैसे मैंने टेबल की एग्जांपल दी है, तो अगर आप उसके टेबल की अपर सर्विस को अलग कर देते हैं और आप उसकी लेग्स को अलग कर देते हैं, तो क्या इनका कोई मीनिंग होगा? ठीक है, इनका कोई पर्पस नहीं है आपके पास, बजाय ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट होंगे आपके पास कि ये एक वुडन पीस है, ये आपके पास 4 वुडन लेग्स हैं। ठीक है, आपने यही कहेंगे कि ये लकड़ी के पीसेस हैं। लेकिन जब ये मिलकर एक टेबल बना देते हैं तो वो आपके पास एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसका एक पर्पस भी होता है आपके पास। तो यही ये लोग कहते हैं कि हम एज अ होल परसीव करते हैं चीज़ को, ना कि उसके कंपोनेंट्स के अंदर। दीज आर मीनिंगफुल, इंटैक्ट एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। और ये हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, ये हमारा अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपको एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे कार के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जबकि ये आपके पास होल दिया गया है। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो एज अ होल देखते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जब हम रोड पे या किसी भी जगह पे कार को देखते हैं, तो हम इसको इस सिचुएशन में देखते हैं और हम कहते हैं कि ये कार है, ना कि उसके जो है इंस्ट्रूमेंट या टूल्स को हम नहीं देखते कि ये इसका दरवाज़ा है और ये इसके टायर हैं और ये इसकी ब्रेक है। ये चीज़ें नहीं नोट डाउन करते जब हमारा फर्स्ट परसेप्शन होता है। परसेप्शन आपके पास आपके पास बेसिकली क्या होता है? परसेप्शन होता है जब आप किसी चीज़ को सेंस करते हो। ठीक है, सेंसेशन आपके पास होती है किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बाद आप उसको इंटरप्रिटेंट करते हो, तो आपके पास एक जो अदराक है वो कंप्लीट होता है। यानी आपके पास जब आप किसी चीज़ को देखते हो, सेंस करते हो, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हो, तो उसके बाद आपके पास आपका परसेप्शन जो है वो कंप्लीट होता है, आप किसी चीज़ को परसीव करते हो। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं, रादर देन उसके कंपोनेंट्स या उसके एलिमेंट्स में उसको परसीव नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि जो होल होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपोनेंट्स। ये इनकी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट थी कि द होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स कंपोनेंट्स। क्यों इन्होंने कहा था? इनका कहना था कि जब एक चीज़ के आपके पास जो है वो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या एलिमेंट्स पाए जाते हैं,
जब वो चीज़ आपके पास सामने आती है तो वो अपने एलिमेंट से डिफरेंट होती है। आप इन एलिमेंट्स को डिफरेंट वे में जो है वो अरेंज कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं आपको जो है वो 4 लाइंस लगा के देती हूँ। तो इन लाइंस का क्या, ये एक जो है चीज़ के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बेसिकली ये कंपोनेंट्स जब हैं तो आपके पास एक कहोगे कि ये 4 लाइनें हैं जिसमें आपके पास 2 एंकर पॉइंट्स हैं और एक मिड पॉइंट है। यही कहोगे ना कि हर एक का 2 एंकर पॉइंट्स और एक मिड पॉइंट है और ये आपके पास 4 लाइंस हैं। लेकिन जब आप ये लाइंस अरेंज होकर एक शेप बना देती हैं तो वो एक डिफरेंट शेप बन जाती है। इसकी क्वालिटीज़ या इसके करैक्टरिस्टिक्स अपने अज्जा के करैक्टरिस्टिक्स से डिफरेंट है। यही कहना था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का कि हम इन एलिमेंट्स को डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनको अरेंज किया एक स्क्वायर की फॉर्म में, मैं इनको अरेंज करती हूँ एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो क्या है आपके पास शेप डिफरेंट आई हैं। जब शेप डिफरेंट आती हैं तो उनकी क्वालिटीज़ और उनके करैक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट आते हैं। तो वो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का यही कहना था कि जब हम अज्जा को डिफरेंट वे में अरेंज करते हैं तो उनकी क्वालिटीज़, उनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम चीज़ों के एलिमेंट्स को स्टडी करके हमें ये पता नहीं चलता कि उसकी होल जो शेप है उसकी क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसके लिए हमें होल को परसीव करना पड़ता है, होल को स्टडी करना पड़ता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ता है, क्योंकि जो होल के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एलिमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फाउंडर और इसके जो कंट्रीब्यूटर्स थे उनके। सबसे पहले इसके फाउंडर की बात करें तो मैक्स वेदेमर जो थे, उनके इसके फाउंडर थे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के, और इसके को फाउंडर्स जो हैं वो कर्ट और वुल्फगैंग थे। और इसके अलावा जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बहुत सारे अदर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें म्यून कॉन्ट और एरिस्ट मैच भी हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इन तीनों को डिस्कस करूँगी जो कि इसके फाउंडर और को फाउंडर हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मैक्स वेदेमर की। मैक्स वेदेमर जो है आपके पास एक फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने आपके पास जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी थी, जो इसकी थ्योरी थी, वो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब की थी, उसको फाउंड किया था जब अपने एक ट्रेन के सफ़र में ये जा रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के नतीजे में इन्होंने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी कि हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं, ना कि उनके कंपोनेंट्स के अंदर या उनके एलिमेंट्स के अंदर परसीव नहीं करते। ये इनका बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था जिसका नाम है 5 फिनोमेना। 5 फिनोमेनन जो है आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप स्टेशनरी चीज़ों को, एक स्टैटिक चीज़ को परसीव करते हो कि ये आपके पास मूव हो रही हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बेसिकली एक इल्यूजन है, एक इल्यूजनरी आपके पास जो है वो होता है कॉन्सेप्ट, जिसमें आप परसीव कर रहे होते हैं कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो एक स्टैटिक चीज़ें होती हैं अपनी जगह पे, वहीं पे जो है वो कायम दायम रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जब आप ये देख रहे हो कि ये बॉल्स हैं कुछ, ठीक है, ये अपनी जगह पे स्टैटिक्स हैं, लेकिन जब आप इनको इस फॉर्म में परसीव करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मूव कर रहा है, एक ही बॉल है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट बॉल्स हैं और ये अपनी पोजीशन पे ही कायम है और ये ब्लिंक कर रहे हैं। और ब्लिंक करने की वजह से जो है इतने फास्टली ब्लिंक कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है आपके पास ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो है वो मूव हो रही हैं। तो ये फिनोमेना आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको वेडिंग्स में मिल सकता है, आपको वो वेडिंग में जो लाइटिंग हुई होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपके पास जो है वो लाइट आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो अपनी पोजीशन पे जो है वो वहीं पे होती हैं, जबकि वो ब्लिंक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मूव कर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, और इन्होंने कुछ प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशंस भी दी थी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब इनकी थेरीज को डिस्कस करेंगे तो हम प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास बेसिकली वो सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, चीज़ों को परसीव करने का जो तरीका था ना, इन्होंने बताया था कि हम चीज़ों को किन बेसिस पे जो है वो किस तरह से, किस सिचुएशन के अंदर किस तरह से परसीव करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर या को फाउंडर की, जिसका नाम था जी कर्ट कुफका। इनका गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक्स और आर्टिकल्स लिखे थे इसके ऊपर, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था परसेप्शन, जिसमें इन्होंने बताया था एन इंट्रोडक्शन टू गेस्टॉल्ट थ्योरी, कि इन्होंने प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाया था गेस्टॉल्ट थ्योरी को कि गेस्टॉल्ट थ्योरी है क्या
और इसमें आप क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। और इनका जो कंसर्न था बेसिकली, इनका कंसर्न जो था वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ऊपर था। इन्होंने थिंकिंग, लर्निंग और इसके अलावा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है इनको जो है वो डिस्क्राइब किया था अपनी थ्योरी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ग्रोथ ऑफ द माइंड, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है डिस्क्राइब किया था। इनका ये कॉन्सेप्ट था कि जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट क्या होता है और बिहेवियरल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके दरमियान इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था। बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है वो एक रियल इन्वायरमेंट होता है जिसको जो कि रियलिटी में पाया जाता है, जबकि एक बिहेवियरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो कि हम रिसीव करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के तहत हम अपने माहौल को अपनी इंडिविजुअलिटी के बेस पर रिसीव करते हैं। हर पर्सन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट उसकी परसेप्शन होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है, वे ऑफ थिंकिंग होती है, द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ एवरीबॉडी जो है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट को अपनी थिंकिंग की बेस पर, अपनी एबिलिटीज़ की बेस पर जो है वो परसीव करते हैं। और इसी तरह क्या होता है कि हर पर्सन की जो एबिलिटी और थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है दूसरे से। तो क्या है कि जो उनका बिहेवियरल इन्वायरमेंट होता है, जो परसेप्शनल इन्वायरमेंट होता है जिसको वो परसीव करते हैं, वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट जो कि रियलिटी में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं जी वुल्फगैंग कोहलर की, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी, इन्होंने 7 ईयर स्टडी की थी बिहेवियर ऑफ चिंपैंजी और मंकीज़ के ऊपर, और इसके नतीजे में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मेंटालिटी ऑफ एप्स। ठीक है, और मेंटालिटी ऑफ एप्स के अलावा इन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया था जिनमें आ जाती है इनसाइड फील्ड थ्योरी, डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, लॉ ऑफ प्रेगनेंजा एंड परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। इन कॉन्सेप्ट को इन्होंने इन डिटेल डिस्कस किया था, और हम भी अपने आने वाली जो वीडियो होगी जिसमें हम इनकी थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे उसमें हम लोग इन डिटेल इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि गेस्टॉल बिहेवियरिज्म या गेस्टॉल स्कूल ऑफ थॉट क्या है और इसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं और इनका क्या मेन कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे अगर बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स की, तो इन्होंने 7 ईयर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके नतीजे में इन्होंने कहा था, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बाकायदा उन साइकोलॉजिस्ट को जो कहते थे कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो लर्निंग होती है वो बेस करती है टेरर और एरर के ऊपर। ठीक है, यानी वो एरर करते हैं और उसके बाद ट्रायल करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। इनका कहना था कि ये कॉन्सेप्ट कतई गलत है। एनिमल्स के अंदर भी इंसाइट पाई जाती है जिसकी बेस पर वो अपने लाइफ में आने वाली जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको रिसीव करते हैं, उनको देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं और फिर उनकी जो वो लर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली आपके पास इनका कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने 7 ईयर्स स्टडी ऑन चिंपैंजीज एंड मंकीज़ के ऊपर स्टडी करने के बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा इनकी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। ये लॉ ऑफ प्रेगनेंजा, इसमें इन्होंने कहा था कि जो होल होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स पार्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस पे होने वाले क्रिटिसिज्म की। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म हुआ गेस्टॉल साइकोलॉजी के ऊपर वो ये था कि एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद कहा गया जो गेस्टॉल पोजीशन है वो वेग्यू है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आपके पास बताई गई हैं, जितने भी आपके पास डेफिनेशन ये चीज़ें बताई गई हैं, ये इतनी ज़्यादा सफिशेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही जिसकी बेस पर इनकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो। तो यहाँ पे इनके जो कॉन्सेप्ट थे वो वेग्यू करार दिए गए थे। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो स्कूल ऑफ थॉट था, इनको कहा गया कि ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से सुपीरियर नहीं है बल्कि इन्फीरियर है, क्योंकि इसमें स्टैटिकल एनालिसिस नहीं पाई जाती, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये जो है इन्फीरियर है, जबकि बिहेवियरिज्म के अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती थी। नेक्स्ट आपके पास इनकी जो इनसाइट का नोशन था उसको भी क्वेश्चनाइज किया गया था, तो ये बेसिक इसका क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन की कि साइकोलॉजी के अंदर इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एज़ यूजुअल हर स्कूल ऑफ थॉट की तरह इसने भी साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और अपने एक जो है इम्प्रिंट छोड़ा है साइकोलॉजी के ऊपर और आने वाले साइकोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस किया है अपनी जो कॉन्सेप्ट था उसके साथ। इनकी जो बेसिक कंट्रीब्यूशन थी साइकोलॉजी के अंदर वो थी परसेप्शन और सेंसेशन के ऊपर। इन दोनों के ऊपर इनकी बेसिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा इन्होंने लर्निंग पे भी बात की है, थिंकिंग पे भी बात की है, पर्सनैलिटी, सोशल साइकोलॉजी और मोटिवेशन पे भी बात की है और इनको भी इन्फ्लुएंस
किया है आने वाले साइकोलॉजिस्ट जो इन फील्ड के अंदर थे। इसके बाद अगर बात करें तो उस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही स्लो रहा। इसके कुछ रीज़न्स थे। सबसे पहला रीज़न अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त जब ये स्कूल ऑफ थॉट आया था उस वक्त बिहेवियरिज्म अरूज पे था, क्योंकि बिहेवियरिज्म एक साइंटिफिक अप्रोच थी, एक जो है आपके पास स्टैटिकल एनालिसिस के साथ पाई जाती थी। तो उस बेस पर बिहेवियरिज्म को ज़्यादा जो है वो फेमिलियरिटी हासिल थी एज़ कम्पेयर टू जो गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट था उसके। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो लैंग्वेज बैरियर पाया जाता था। ये जो है वो जर्मन में पब्लिश हुआ था, जिसकी बेस पे इसको ज़्यादातर फेमिलियरिटी नहीं दी गई थी और लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो इसके जो फाउंडर्स थे वो बहुत ही यूएसए के बहुत ही जो है ना छोटे से कॉलेज से बिलोंग करते थे, जिसकी बेस पे उनको इतना ज़्यादा आगे लेकर नहीं आया गया और इनको इतनी ज़्यादा वो होता है ना जो छोटे यूज़र या छोटे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इस तरह की इंस्टीट्यूट से उठकर आते हैं उनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे होते हैं लोग उनसे। तो ये इसके बेसिक रीज़न थे जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट या इसकी जो इन्फ्लुएंस थी साइकोलॉजी के अंदर वो बहुत ही स्लो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्कूल ऑफ थॉट के साथ हाजिर होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक नए स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।